वो मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम हम लोग पढ़ चुके थे, और मौखिक संप्रेषण के आधुनिक माध्यम, मौखिक संप्रेषण का आधुनिक माध्यम रेडियो है। तो इसके बारे में भी जानकारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है टिप्पणी में पूछ दे। मौखिक संप्रेषण का आधुनिक माध्यम रेडियो वर्तमान जीवन में सभी के लिए वरदान साबित हुआ है। रेडियो लोकतंत्र का सशक्त और विश्व में विचारों के संप्रेषण का श्रेष्ठ माध्यम है ना। अगर रेडियो नहीं आया होता तो टेलीविजन भी नहीं आया होता। तो सबसे पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, आप लोगों को पता होना चाहिए रेडियो का आविष्कारक कौन है, किसने आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कारक कौन था? गांधी। बताओ। रेडियो का आविष्कारक मार्कोनी है। और मार्कोनी ने कब आविष्कार किया था? 1918 में। कहां पर किया था? न्यूयॉर्क में। वहां पर एक रेडियो स्टेशन खोला गया था और फिर वो बंद कर दिया गया। फिर नवंबर 1920 में उसे कानूनी मान्यता मिल गई और फिर रेडियो स्टेशन शुरू हो गया। फिर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय सरकारों ने क्या किए थे, सारे रेडियो स्टेशन बंद करवा दिए थे। तब से लेकर रेडियो अब तक काफी लंबी छलांग लगाई है ना। रेडियो ने अब तक काफी लंबी छलांग लगाया है और सभी के लिए वरदान साबित हुआ है। क्यों? क्योंकि इसकी पहुंच, रेडियो की पहुंच न केवल शहरों बल्कि दूर दराज गांवों तक भी हो गया है ना। चाहे जितने भी कार्यक्रम हैं, सारे कार्यक्रम रेडियो पर संचालित होते रहते हैं। गूगल तो कह रहा है रेडियो को उसने बनाया था, निकोला टेस्ला ने। किसने? निकोला टेस्ला ने बनाया था रेडियो का आविष्कारक बल्ब बनाया था निकोला ने। यार ये फालतू भाई गूगल पे भी लिखा हुआ तुझे विकी नहीं यार, अबे रेडियो का उसने, अबे विकिपीडिया पे देख रहा हूँ मैंने भाई। मैं थोड़ी था यार क्रिश, कैसे बताया? इसमें बहस करने की क्या बात है यार? मैं विकिपीडिया पे देख रहा हूँ यार। विकिपीडिया में सब सही है मतलब? तो जो तू कह रहा है वो सही है मतलब? ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ इसलिए। पता है मैं यार ऐसी ऐसी बात विकिपीडिया कुछ भी मैं लिख सकता हूँ सर कह रहे हैं वो विकिपीडिया पे। सर के सुन लो भाई। हाँ, अभिज्ञान तुम क्या कह रहे थे? अभिज्ञान। हाँ जी सर। क्या कह रहे थे? आपने बोलते ना रेडियो किसने बनाया? मार्कोनी ने। हाँ, तो वो पीछे से कह रहा है कि निकोला टेस्ला ने बनाया है, लेकिन निकोला टेस्ला ने उसकी नींव रखी थी, उसने बनाया नहीं था रेडियो। मैं ये कह रहा हूँ। रेडियो का आविष्कारक इस, देखो गलत कंसेप्ट मत रखो। ये हो सकता है जीएस में मार्कोनी ने बनाया था। अभी तुम लोगों से पूछ दे तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी सर, फिर वही होगा ना कि उन्हें लगेगा हमें पता नहीं है कुछ, हम पढ़ते नहीं है। और ये क्रिस वॉक्स है। हाँ जी सर, सही कह रहे हो। तुम क्या कह रहे हो क्रिस? कह रहा हूँ सर, मैंने गूगल पे सर्च करा, मुझे निकोला टेस्ला दिखा तो मैंने वो बता दिया। बेटा गलत है ना, मैं तुम लोगों को गलत थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। सर गलत नहीं, सर आप गलत नहीं पढ़ाएंगे। मैं कंफ्यूजन थी, दूर हो गई। कंफ्यूजन दूर हो गया तो इस तरह से तो थोड़ा सा अपना टोन नीचे रखा करो, नहीं सॉरी तो सर। और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, और कंफ्यूजन बढ़ जाएगी तुम्हारी। नहीं सर, ये क्रिश का थोड़ा मतलब है सर, उसकी आवाज ही ऐसी है। नहीं तो आवाज को थोड़ा सा ठीक से करो ना, आवाज ठीक रखा करो। यस सर, यस सर। जी सर, जी सर। ओके सर, सॉरी सर। बेटे अभी से अगर नहीं सीखोगे, अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन नहीं लाओगे, तो जो पहले थे वैसे ही रह जाओगे। थोड़ा सा परिवर्तन लाना पड़ेगा, और जो जो आगे बढ़ते जाओगे त्यों त्यों तुम्हें पता चलता चला जाएगा कि जीवन क्या है। इतना आसान नहीं होता है ना। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। तुम कोई घर पे नहीं हो,
जैसे मन किया वैसे बोल लिए, ठीक है। तो मैं बता रहा था, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। मार्कोनी ने इसका आविष्कार किया था और तब से रेडियो ने काफी लंबी छलांग लगाया है और आज यह इसकी पहुंच न केवल शहरों मेट्रोपॉलिटन सिटी बल्कि दूर दराज गांव के कोने कोने तक है। और इसीलिए रेडियो लोकतंत्र का सबसे सशक्त और विश्व में विचारों के संप्रेषण का श्रेष्ठ माध्यम है। क्यों माध्यम है? क्योंकि रेडियो पर स्थानीय बोलियों भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते रहते हैं, है ना, और उससे जनता की चेतना को जगाने में रेडियो अपनी भूमिका निभाता है ना। क्योंकि दूर दराज के लोग, मान लो कि जो गरीब हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास टीवी नहीं है, तो उनका सहारा, उनके दुख सुख का सहारा, उनके ज्ञान का सहारा रेडियो ही है ना। और आप लोग देखें, इग्नो भी क्लास देता है दूर दराज के क्षेत्रों में। इग्नो दूर दराज के विद्यार्थियों को जोड़ता है, तो इग्नो का भी अपना एक चैनल है, रेडियो चैनल है ना। तो स्थानीय बोलियों भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करके जनता की चेतना को जगाने में रेडियो अपनी भूमिका निभाता है। मोबाइल स्मार्टफोन में क्योंकि रेडियो पोर्टेबल होता है और रेडियो पोर्टेबल होने से इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। दूसरी बात है कि रेडियो अन्य जितने भी तकनीक हैं उन सब में सस्ता है और सस्ता होने से लगभग 95% लोगों तक यह पहुंच गया है। इसकी पहुंच 95% लोगों तक है ना। और बिजली के अभाव में अन्य जितने भी माध्यम हैं बिजली से चलते हैं, लेकिन बिजली के अभाव में भी रेडियो आप चला सकते हैं और बिजली के अभाव में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान वर्धन करने में भी सहायक होता है। हालांकि अन्य माध्यमों से रेडियो की भाषा भिन्न होती है। क्यों होती है रेडियो की भाषा भिन्न? क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में रेडियो की पहुंच होती है और वहां पर जो क्षेत्र होते हैं वहां पर उनके चैनल्स होते हैं और वहां की स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाता है ना। यही कारण है कि उच्चरित ध्वनियों के द्वारा श्रोता के मन की आंखों के सामने एक तरह से बिंब खींचने में, यानी शब्द चित्र खींचने में समर्थ होता है। और यही कारण है कि जो लोग होते हैं वे रेडियो की आवाज को बड़े प्यार से सुनते हैं, ठीक है। रेडियो की यह खासियत है, रेडियो की यह विशेषता है कि उच्चरित ध्वनियों के द्वारा श्रोता के मन की आंखों के सामने श्रोता के मन पर एक अमिट चित्र खींचने में समर्थ होता है। यद्यपि श्रोता रेडियो पर जो व्यक्ति बोल रहा होता है उसको देख नहीं पाते, लेकिन जब उसकी बातों को सुनते हैं तो जो वक्ता होता है वह काफी कुशल होता है, दक्ष होता है, बोलने में दक्ष होता है ना। तो उच्चरित ध्वनियों के द्वारा श्रोता के मन की आंखों के सामने सब चित्र खींचने में समर्थ होता है, ठीक है। इसके अलावा रेडियो में वक्ता श्रोता का अलग अलग रहने के बावजूद, यानी वक्ता सामने नहीं होता, श्रोता के सामने वक्ता नहीं होता, वक्ता श्रोता यद्यपि अलग अलग रहते हैं, उसके बावजूद श्रोता को यह आभास होता है कि जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ भी चर्चा की जा रही है वह उसी के लिए हो रही है ना। तो वक्ता श्रोता का अलग अलग रहने के बावजूद श्रोता को आभास होता है कि वार्तालाप उसी के लिए हो रहा है। चाहे बच्चों का कार्यक्रम हो, चाहे किसान भाइयों का कार्यक्रम हो, महिलाओं का कार्यक्रम हो या युवाओं का कार्यक्रम हो, सभी रेडियो पर पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से मन से जुड़े होते हैं, रेडियो से मन से जुड़े होते हैं। और आजकल आप देखें तो आजकल तो उनका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है ना। एफएम पर न जाने कितने तरह तरह के गीत, पुराने से लेकर और नए तरह के गाने, जिसको जो इच्छा है वह सुनता है। और एफएम का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है, उसमें भी आप लोग रात में देखते होंगे कि एफएम पर वे लव गुरु करके आता है। हाँ जी सर, लव गुरु, हाँ
लव गुरु जो बिछड़े बिछड़े साथियों को मिलाता है, संबंधों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो जो वक्ता होते हैं वे काफी दक्ष होते हैं बोलने में, है ना, संप्रेषण करने में बहुत दक्ष होते हैं। और इसी प्रकार से देखिए कि जो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत मोदी जी ने किया, किस पर किया? रेडियो पर ही किया। क्यों किया? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके, है ना। और इसी प्रकार 28 जून 2015 को मोदी जी ने बेटियों के साथ सेल्फी साझा करने के लिए भी कहा, है ना। उसके अलावा चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे सुरक्षा योजनाएं हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत जो कि अभी हाल फिलहाल की बात है ना, लोकल पर वोकल आदि जितने भी मुद्दे हैं लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं। ये किसके माध्यम से? रेडियो के माध्यम से। तो रेडियो क्या है? वहां पर सोर्स है, और सोर्स है तो वास्तविक सोर्स कौन है? वहां का वक्ता है। इसलिए रेडियो के कलाकार संप्रेषण के जादूगर हैं। रेडियो के कलाकारों को संप्रेषण का जादूगर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई झूठा नहीं होगा, है ना। क्योंकि रेडियो के जितने भी कलाकार होते हैं उनके बोलने का अंदाज इतना दिलचस्प होता है कि लोगों की धड़कन बढ़ जाती है और वे उनके आवाज के दीवाने हो जाते हैं, और बस दिल करता है सुनते रहें, सुनते ही रहे, है ना। तो इसलिए रेडियो का जादू आजकल, और उसमें भी एफएम का जादू सिर चढ़कर बुल रहा है। लेकिन बात आती है, जब रेडियो की हम बात करते हैं तो रेडियो पर जो बोलने वाले वक्ता होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो रेडियो पर बोलने से पहले जिस व्यक्ति में उच्चारण करने की क्षमता शुद्ध हो, साफ हो, उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो जिन बातों का रेडियो पर ध्यान रखा जाना चाहिए वे बातें निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? उच्चारण शुद्ध एवं साफ होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। किसी एक भाषा पर वक्ता का अधिकार होना चाहिए, है ना। अगला पॉइंट है धारा प्रवाह तथा तीव्र गति से बोलने की आदत होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडियो में समय निश्चित होता है और उस कम समय में अमिट प्रभाव डालने के लिए शब्द शुद्ध एवं स्पष्ट नहीं हो, साफ नहीं हो, भाषा पर व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, वह धारा प्रवाह बोल ही नहीं सकता, तीव्र गति से बोल ही नहीं सकता। धारा प्रवाह व्यक्ति बोले, तीव्र गति से बोले, लेकिन उच्चारण शुद्ध ना हो, साफ ना हो, स्पष्ट ना हो, भाषा पर अधिकार ना हो, तो उसका प्रभाव श्रोता पर नहीं पड़ेगा, है ना। इसलिए जो भी वक्ता होते हैं उनमें वाक्पटुता होनी चाहिए, यानी कलाकार को वाक्पटु होना चाहिए। वाक्पटु का मतलब होता है बोलने का कौशल, है ना। और इसके साथ साथ जो भी वक्ता होते हैं या कलाकार होते हैं उनमें परिवेश, यानी जहां पर वे बोल रहे होते हैं वहां का परिवेश, वहां का एनवायरमेंट कैसा है उससे परिचित होना जरूरी होता है। इसके अलावा देश विदेश की घटनाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। कलाकार को जोशीला, हंसमुख और विनोद प्रिय स्वभाव होना चाहिए, मधुर स्वभाव होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा वक्ता में धैर्य होना चाहिए, उसे परिश्रमी होना चाहिए और साथ ही आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ूं। आ गई सर। सर परिवेश क्या होता है? परिवेश होता है जो जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति का घर पता चला कि रेलवे स्टेशन के करीब है, तो उसका परिवेश कैसा होगा? रेलवे स्टेशन के करीब है तो रेलवे स्टेशन का परिवेश होगा। किसी का घर पता चला कि मछुआरों के बीच में है तो उसका परिवेश कैसा होगा? मछली मार्केट जैसा, है ना। कहीं पर सराफा बाजार है, सोने का बाजार है,
वहां का परिवेश कैसा होगा? सोने संबंधी बातें होंगी, है ना। जहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां का परिवेश कैसा होगा? शैक्षणिक होगा, अकादमिक होगा, है ना। तो एनवायरमेंट। परिवेश, परिवेश का मतलब है कि परिवेश के साथ साथ परिस्थितियां भी जुड़ी हुई है ना। यानी इन्वायरमेंट कैसा है, किस इन्वायरमेंट में वह बोल रहा है, किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का परिवेश है, उस परिवेश में वह बोल रहा है ना, उसकी जानकारी होना जरूरी है ना। उसके अलावा देश विदेश की घटनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। देश विदेश की घटनाओं से अगर वक्ता रूबरू नहीं होता, उससे परिचित नहीं होता, तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में कमी होगी और वह अपने श्रोताओं पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो परिवेश, देश विदेश की घटनाओं की भी जानकारी होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी बोलो। सर। जी सर, क्लियर है। अब आधुनिक मौखिक संप्रेषण के आधुनिक माध्यम रेडियो और मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम हम लोग पढ़ चुके। मौखिक संप्रेषण के इतिहास के बारे में पढ़ चुके, जैसे प्राचीन काल या वैदिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, उस सब के बारे में पढ़ा चुका। मौखिक संप्रेषण के परंपरागत माध्यम में बताया था लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक कथा और कठपुतली। ठीक है। उसके बाद में मौखिक संप्रेषण के आधुनिक माध्यम रेडियो के बारे में भी बात की हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे लिखित संप्रेषण। ठीक है, क्योंकि संप्रेषण के ये प्रकार हैं, मौखिक और लिखित संप्रेषण प्रकार हैं, भेद हैं उसके। तो अब हम पढ़ेंगे लिखित संप्रेषण। तो लिखित संप्रेषण जरा देखिए। लिखित संप्रेषण नाम से ही पता चल रहा है, लिख कर किया जाने वाला संप्रेषण या लिखित रूप में किया जाने वाला संप्रेषण लिखित संप्रेषण है ना। और इसकी परिभाषा ठीक से दें तो जब किसी तथ्य यानी फैक्ट्स, जब किसी तथ्य, सूचना या संदेश को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से लिखकर उसे लक्षित समूह तक या लक्षित वर्ग तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। ठीक है। जब किसी तथ्य को या सूचना को या विचार को या संदेश को अत्यंत ही प्रभावशाली ढंग से लिखकर उसे लक्षित वर्ग तक, लक्षित समूह तक या श्रोता समूह तक पहुंचाने का कार्य किया जाए, उसे लिखित संप्रेषण कहते हैं। लिखित संप्रेषण सूचनाएं संप्रेषित करने का प्रभावशाली और स्थायी माध्यम है। लिखित संप्रेषण क्या है? एक प्रभावशाली माध्यम है, एक स्थायी माध्यम है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो कभी जल्दी मिटता नहीं, वह टिकाऊ होता है ना। लेकिन जो मौखिक संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण क्या होता है? टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है। तो जो सूचनाएं संप्रेषित की जाती है उसका प्रभावशाली और स्थायी माध्यम है लिखित संप्रेषण। और इसीलिए लिखित संप्रेषण के अंतर्गत निजी डायरी, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, अपने मन की बातों को, व्यक्ति की प्रवृत्तियां होती हैं कि अपनी मन की बातों को 3 जगह वह शेयर करता है। या तो वह अपने मन में रखता है, मन की डायरी में लिखता है, या निजी डायरी रखता है, अपने मन की बातों को निजी डायरी, पर्सनल डायरी में लिखता है, या अपनी पत्नी से कहता है, या किसी बहुत ही घनिष्ठ मित्र से कहता है। ठीक है। तो लिखित संप्रेषण के अंतर्गत निजी डायरी, कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, पत्र लेखन, ये सब इसमें शामिल है ना। और लिखित संप्रेषण ही स्मृति का स्थायी माध्यम है, यानी मेमोरी का सबसे प्रभावशाली और सबसे स्थायी माध्यम, सबसे टिकाऊ माध्यम है लिखित संप्रेषण। इसलिए जो चीजें हम बोलकर पढ़ते हैं वह ज्यादा दिन टिकती नहीं है। यानी रट कर पढ़ लिए, एग्जाम दे दिए और फिर उसके बाद में पूछा जाए तो सब भूल गए। इसलिए जो व्यक्ति लिख कर याद करता है, तो लिख कर जो याद करता है वह ज्यादा दिन तक टिकता है, ज्यादा दिन तक याद रहता है।
है ना। तो स्मृति का स्थायी माध्यम है लिखित संप्रेषण, और इसीलिए मौखिक संप्रेषण से ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, लेकिन इसमें खामी क्या है? मौखिक संप्रेषण में फीडबैक की प्राप्ति जल्दी हो जाती है, क्योंकि वक्ता श्रोता से बात करता है, श्रोता प्रतिक्रिया देता है और वार्तालाप जारी रहता है। ठीक है,